नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी टॉपर्स में। दोस्तों आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताएंगे रीजनिंग के, जो कि एसएससी, रेलवेज, आरआरबी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के। और दोस्तों पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 19 का संबंध 400 से है, तो हमें बताना है कि 24 का संबंध किस संख्या से होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 19 से 400 कैसे आ सकता है। तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो 400 है यह 20 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। तो अगर हम 19 में 1 जोड़ दें, 19 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये 20 बन जाएगा और 20 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहां पर 24 में 1 जोड़ दें, 24 में 1 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 25, और 25 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये बन जाता है 625। क्या बन जाता है दोस्तों? 625 बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी में 625 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको मैं पहले थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, इस तरह के प्रश्न कैसे किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है या त्रिकोण बना हुआ है, त्रिभुज को हम त्रिकोण बोलते हैं, तो यहाँ पर एक त्रिकोण है। अगर मैं यहाँ पर बीच में इस एक लाइन खींच दूं तो कुल कितने त्रिकोण हो जाएंगे? एक बड़ा त्रिकोण हो जाएगा, एक ये छोटा त्रिकोण हो जाएगा बाईं ओर का, और एक दाईं ओर का दूसरा त्रिकोण हो जाएगा। तो टोटल कितने त्रिकोण हो गए? 3 त्रिकोण हो गए। अगर मैं यहाँ पर बीच में 2 लाइनें खींच दूं, एक ऐसे खींच देता हूं, एक ऐसे खींच देता हूं, तो कितने त्रिकोण हो जाएंगे? एक बड़ा त्रिकोण हो जाएगा, एक ये त्रिकोण, एक ये त्रिकोण, एक ये त्रिकोण, फिर एक ये वाला त्रिकोण इधर वाला, और फिर एक ये वाला त्रिकोण इस साइड वाला, ऐसे करके। लेकिन दोस्तों इस तरीके से हमेशा गलती हो जाती है। तो गलती से बचने के लिए एक तरीका ये होता है कि यहां पर आप देखिए, पहले जो यहां से लेकर और यहां तक की जो आकृति है, पहले हम इसमें त्रिकोण गिनेंगे। तो ये हमारा पहला त्रिकोण हो गया, ये दूसरा त्रिकोण हो गया, ये तीसरा त्रिकोण हो गया, और ये चौथा त्रिकोण हो गया। ठीक है ना। हम इसे नहीं गिनेंगे और इसे नहीं गिनेंगे। इसे क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि दोस्तों ध्यान से देखिए, ये वाली जो आकृति है यहां से लेकर और ये वाली आकृति त्रिकोण नहीं बन रही है, ये त्रिकोण नहीं बन रही है, इसलिए हमने इस वाले त्रिकोण को छोड़ दिया। हमने केवल एक त्रिकोण ये वाला, एक दूसरे नंबर का, एक तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 4 त्रिकोण लिए। अब आप इन चारों का प्लस कर दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 और +4 कर दीजिए। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 आ जाएगा। यानी कि ये वाले जो त्रिकोण है 1 2 3 और 4 नंबर के त्रिकोण, ये चारों त्रिकोण मिलकर के टोटल 10 त्रिकोण बना रहे हैं। और इन 10 त्रिकोणों में एक ये वाला त्रिकोण लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला, 2 त्रिकोण और जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ त्रिकोण हमारे पास हो जाएंगे 12। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिनमें ऐसे त्रिकोण दिया हो और साइड में ऐसे करके त्रिकोण दिए हुए हों, तो इस वाले त्रिकोण को अलग से गिना जाता है। ऐसे ही इधर जो त्रिकोण ऐसे दिए होते हैं इनको अलग से गिना जाता है, और जो यहाँ पर बीच में त्रिकोण होते हैं इनको हम अलग से गिनते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे प्रश्न कई बार प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों में ये देखना है, ये बताना है कि यहाँ पर फल सेब से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर जो वस्तु होगी वो पालक से किस प्रकार संबंधित होगी। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सेब है वो क्या है? एक फल है, एक फ्रूट है। तो यहां पर लिखा हुआ है फल। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पालक है ये दोस्तों क्या है? यह एक सब्जी है। क्या है? एक सब्जी है, क्योंकि सेब तो एक फल हो गया। पालक क्या है? ना तो पालक फूल है,
ना जड़ है ना किसी का पैर है। पालक क्या है? एक सब्जी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सब्जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों हमें वेन आरेख बनाना है और हमें पता लगाना है कि सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो सिक्किम है और मणिपुर है ये दोनों ही भारत के राज्य हैं। क्या है? दोनों भारत के राज्य हैं। दोस्तों इस प्रश्न से आपका जनरल नॉलेज का भी पता चलता है कि आपको राज्यों के बारे में और उनकी राजधानी के बारे में कितना ज्ञान है। तो दोस्तों सिक्किम और मणिपुर दोनों राज्य हैं, जबकि जो इम्फाल है दोस्तों ये मणिपुर की राजधानी है। तो इनको वेन डायग्राम में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए दोस्तों सिक्किम को हमने गोला बना लिया। आप पहले स्टार्ट करें बनाना, आपका फिगर बनता चला जाएगा। तो पहले हमने सिक्किम बना लिया। मणिपुर क्योंकि अलग राज्य है तो ये सिक्किम में नहीं आएगा, ये एक अलग से इसका हम गोला बनाएंगे। ये हमने अलग से गोला बना लिया क्योंकि सिक्किम अलग राज्य है, मणिपुर अलग राज्य है। लेकिन दोस्तों जो इम्फाल है ये मणिपुर की राजधानी है, यानी इम्फाल मणिपुर के अंदर है। तो मणिपुर का गोला कौन सा है? दूसरे वाला। तो मणिपुर के अंदर एक हम छोटा गोला और बनाएंगे इम्फाल के नाम का। तो ये गोला सिक्किम का हो गया, दूसरा गोला मणिपुर का, और इस गोले के अंदर ये छोटा गोला हो गया, ये इम्फाल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इम्फाल मणिपुर के अंदर आता है। तो दोस्तों ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं कौन सा है? ये डायग्राम आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तीन संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, तो उस संख्या का चयन करें जो अलग है। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास 4 महीनों के नाम है, अप्रैल, नवंबर, जुलाई और सितंबर। तो हमें पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सी जो महीना है वो अलग है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो महीने होते हैं वो कुछ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं। तो दोस्तों जो अप्रैल का महीना होता है ये आप सोचकर बताइए कितने का होता है? 30 का होता है, 31 का होता है? ये होता है 30 का। कितने का होता है? 30 का। नवंबर का महीना दोस्तों आपको पता है ये भी 30 का होता है। जुलाई का महीना कितने का होता है? 31 का होता है। और सितंबर का महीना दोस्तों 30 का होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अप्रैल, नवंबर और सितंबर 3 महीने 30 के होते हैं, जबकि जुलाई का महीना क्या होता है? 31 का होता है। और हमें क्या पता लगाना था कि उस संख्या का चयन करना था जो कि अलग है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी जुलाई है ये अलग ऑप्शन है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा? तो दोस्तों ये हमारे पास एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला के 4 आंसर हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को देखकर सोल्व करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर टोटल गिन लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल अल्फाबेट्स है कितने हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल हमारे पास 21 अल्फाबेट यहां पर बैठ रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, DABX, अगर X के बाद ऐसी क्या नंबर लिखें कि सिमेट्री बन जाए, तो X के बाद अगर हम यहां पर X लिख दूं तो क्या हो जाएगा? DABX X। फिर DAB यहां पर आ रहा है, DAB के बाद अगर मैं यहां पर X लिख दूं और यहां पर X लिख दूं तो ये भी क्या बन जाएगा? DABXX। और ये भी क्या बन गया? DABXX। इसके बाद D यहां पर मैं A लिख देता हूं, B यहां पर X लिख देता हूं, तो DABXX ये भी वही बन गया। इसके बाद DABXX लिख देता हूं तो यहां पर भी क्या बन गया? DABXX। और आगे क्या आएगा? D आएगा, क्योंकि DABXX 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 फिर D आएगा, फिर इसके बाद DABXX इस तरह आना चाहिए क्योंकि सीरीज चल रही है ना। DABXX बार बार रिपीट हो रहा है, DABXX बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारे पास यहां पर क्या आएगा? X आएगा, यहां पर क्या आएगा? XX आएगा। तो हमने XX 2 बार लिख लिया। फिर क्या हमने भरा? A भरा, A लिख लिया। फिर हमने क्या भरा? X, तो X लिख लिया।
फिर हमने क्या भरा, एक्स भरा और फिर डी भरा, तो एक्स भरा और फिर डी भरा, तो ये हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे एक्स 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 ए डबल एक्स डी। तो हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर बी में एक्स 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 ए डबल एक्स डी, ये वाला हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो डिजिट्स है वो ही यहां पर भरी जा रही हैं, ये वाले अल्फाबेट्स यहां पर भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि अगर हम इस प्रश्न में देखें तो ये हमारे पास एक सीरीज है 101, 106, 116, 131, 151। तो दोस्तों अगली संख्या क्या होगी हमें पता लगाना है। तो दोस्तों देखिए जितने भी सीरीज वाले प्रश्न होते हैं इनका करने का तरीका ये होता है कि आप जो सीरीज में संख्या दी होती हैं आपको उनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से सिमेट्री बन रही है। तो दोस्तों यहां पर हम देखें 106 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 106 आ जाता है। 106 में हम क्या जोड़ें, 10 जोड़ देंगे तो 116 आ जाएगा। 116 में क्या जोड़ेंगे, 131 आ जाए तो 15 जोड़ना पड़ेगा। और 131 में क्या जोड़ेंगे, 151 आ जाए तो दोस्तों 20 जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले हमने 5 जोड़ा, फिर हमने 10 जोड़ा, फिर हमने 15 जोड़ा और फिर हमने 20 जोड़ा। तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, इसके बाद हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25। 151 में अगर हम 25 जोड़ दें तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 1 का 1, 176 आ जाएगा। तो 176 दोस्तों कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों हमारे पास एक संख्या ये वाली है 7, 169 6, 9, 121 2, 9, 7 और यहां पर हमारी प्रश्नवाचक संख्या है, ये प्रश्न चिन्ह है। हमें पता लगाना है कि यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों छोटी संख्याएं हैं और एक बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या है कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को बनाया गया है। ऐसे ही यहां पर भी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को बनाया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अगर आप 7 का और 6 का सम कर देंगे तो 7 और 6 का सम कितना होता है, टोटल कितना होता है 13, और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 169, 169 आ जाएगा, जो कि यहां पर है। यानी यह संख्या इन दोनों संख्याओं के टोटल का स्क्वायर है। यहां भी देखते हैं अगर यहां पर भी यही चीज लागू हो जाती है तो इसका मतलब यहां पर भी वही नियम लागू होगा। तो 9 का और 2 का हम टोटल करते हैं, तो 9 का और 2 का टोटल होता है दोस्तों 11, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो क्या यहाँ पर 121 है, बिल्कुल यहाँ पर 121 है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों संख्याओं का टोटल करके स्क्वायर करने पर ये वाली संख्या आ रही है। तो यही नियम हम यहाँ पर लागू करेंगे। हम 9 का और 7 का टोटल करेंगे, तो 9 और 7 का टोटल होता है 16, और 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 256 होता है। तो क्या आंसर में ऑप्शन में 256 है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में 256 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आएगा 256, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, सी बी की सास है। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, ध्यान से देखिए बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है, माँ, मामी, आंटी और बहन। तो देखिए दोस्तों सी क्या है, बी की सास है, तो सी सास है तो जो बड़ी जनरेशन होती है वो ऊपर लिखते हैं, छोटी जनरेशन को नीचे लिखते हैं। जेंट्स के लिए हम प्लस का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और लेडीज के लिए माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि सी बी की सास है तो दोस्तों सी ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। इसका मतलब सी जो है बी की सास है। अब सी क्योंकि सास है तो ये माइनस लगाएंगे क्योंकि ये महिला है, लेकिन हमें बी का नहीं पता है, ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ए सी का बड़ा पुत्र है। ए कौन है, सी का पुत्र है, यानी कि सी का पुत्र ए है तो ए नीचे आएगा, सी ऊपर ही रहेगा और ए पर लगा देंगे हम प्लस का चिन्ह, क्योंकि ए सी का बड़ा पुत्र है।
ए सी का क्या है, बड़ा पुत्र है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, जो बी है वो ए की पत्नी नहीं है। ध्यान से देखिए, जो सी है बी सी की बहू है और सी ए का पुत्र है, तो जाहिर सी बात है कि ए और बी दोनों पति पत्नी भी हो सकते थे, क्योंकि ए सी का लड़का है और बी सी की बहू है, तो जाहिर सी बात है ए और बी पति पत्नी भी हो सकते हैं। लेकिन पति पत्नी नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि बी ए की कौन लगती है, बी ए के भाई की पत्नी हो सकती है। बी क्या हो सकती है, ए के भाई की पत्नी हो सकती है, क्योंकि इस लाइन से क्लियर हो गया कि बी महिला है, बी ए की पत्नी नहीं है, इसका मतलब बी महिला है। ये बात इस लाइन से क्लियर हो गई, बी ए की पत्नी नहीं है इस लाइन से। तो इसका मतलब बी कौन है, ए के छोटे भाई की पत्नी है, क्योंकि ए सी का बड़ा पुत्र है। क्वेश्चन में देखिए, ए सी का बड़ा पुत्र है, इसका मतलब ए का छोटा भाई की पत्नी कौन हो सकती है, बी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। यदि बी ए की पत्नी नहीं है, अच्छा एक क्वेश्चन यहां पे और दिया था, एक स्टेटमेंट और दी थी कि ए सी का बड़ा पुत्र है तो और डी का पिता है। ए किसका पिता है, डी का पिता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये क्या है, डी का पिता है, यानी डी ए का या तो लड़का है या लड़की है। तो बताना है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, बी का और डी का क्या रिलेशन है। अब क्योंकि ए और बी पति पत्नी तो है नहीं, इसका मतलब बी कौन है, ए के छोटे भाई की बहू है, तो डी कौन हो जाएगी, बी के जेठ की लड़की हो जाएगी, यानी कि जो बी है वो डी की चाची हो जाएगी, क्योंकि ए का भाई डी का चाचा हो जाएगा और चाचा की पत्नी डी की क्या हो जाएगी, चाची हो जाएगी, यानी कि आंटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आंटी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि एच वी डब्ल्यू का संबंध एफ टी यू से है, तो डी आर एस का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देख सकते हैं एफ और एच में क्या संबंध है, हमें यह देखना है, फिर वी और टी का संबंध देखना है और डब्ल्यू और यू का संबंध देखना है। तो देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एफ के बाद क्या आता है, जी और फिर एच, एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी कि एफ के बाद दूसरी डिजिट एक डिजिट छोड़कर एच आ रहा है, एफ जी एच, ऐसे आर एस टी यू वी आ रहा है और टी यू के बाद यू वी डब्ल्यू आ रहा है। तो यानी कि यहां पर जो भी डिजिट्स होंगी वो इनके एक डिजिट पहले होंगी। जैसे अगर हम यहां बात करें, इस ऑप्शन को देखें, बी के बाद सी डी यहां पे आ रहा है, पी के बाद क्यू आर यहां बैठ रहा है और क्यू के बाद आर एस यहां बैठ रहा है। तो यानी कि इस ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो ये दोनों आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि डी से दो डिजिट पहले, दो अल्फाबेट पहले बी आ जाएगा, आर से दो अल्फाबेट पहले पी आता है और एस से दो अल्फाबेट पहले क्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको 10 प्रश्न बताए जो कि रीजनिंग के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है या कोई भी आपका प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट में पूछें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की रीजनिंग की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।